अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। इस हफ्ते बहुत से ड्रामे जो हम देखते आए हैं वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट के एंड की तरफ हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल मिड कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो हम बहुत से इमोशंस फील कर रहे हैं। खुशी तो कम है, टेंशन बहुत है, गुस्सा बहुत है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जिन पे पर्टिकुलरली बहुत गुस्सा आता है। सो ड्रामे, a lot of the drama right now on TV are at interesting points। हाँ, कुछ शुरू भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है इस हफ्ते डिस्कशन होगी, लेकिन अगली बार डिस्कशन कुछ और ही हो जाएगी क्योंकि रमज़ान ड्रामे आ जाएंगे। मुख्तलिफ चैनल्स पे रमज़ान ड्रामे आ रहे हैं। आई थिंक दो हैं जो स्पेशली बहुत प्रमोट हो रहे हैं और बहुत उनका इंतज़ार किया जा रहा है। वन इज़ दिल वाली गली में हमज़ा सुहेल, सज्जल अली in a Ramzan drama directed by Kashif Nassar, written by Zafar Miraj on Hum TV. Oh, this is going to be something else. Another drama which really might entertain us big time is Ishq Di Chashni, खुशाल खान और सहर खान, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, डायरेक्टेड बाय शाहिद शफात। तो और दोनों ड्रामों के टीजर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं कि बहुत कुछ होगा बात करने को। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। रमज़ान में रूटीन्स और होते हैं, प्रायोरिटीज़ और हो जाती हैं। इट्स अ बिजी टाइम ऑफ द ईयर with some really good TV content. So we'll talk about that later. Let's talk about this past week's spate of dramas. चलिए कर्ज़े जान से स्टार्ट करते हैं। कर्ज़े जान एपिसोड 15 एंड 16 एंड आई थिंक जो मेन सेंटिमेंट्स मैंने फील किए इन दो एपिसोड्स को देख के, वन, आई हेट नशवाज़ दादी। वी ऑल हेट नशवाज़ दादी। ऑल्सो एक ड्रेड है कि अभी तो कहानी अच्छी जा रही है, स्वीट मोमेंट्स दे रही है, बिल्डअप हो रहा है, लेकिन ये बिल्डअप ऐसा हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये दो फीलिंग्स थी कर्ज़े जान देखते हुए। एंड वो दादी ना, सकीना सामो इज़ एक्सेलेंट इन दिस रोल एंड शी इज़ प्लेइंग द एब्सोल्यूट विलन। अब वो विलन क्यों है इतनी बुरी, एक औरत इतनी ईवल क्यों है? कोई रीज़न्स होंगे। मुझे लगता है कि बेटे को खोया है, बेटे का इंतकाल हुआ है, तब से एक सदमा है दिल में कहीं डीप डाउन। मे बी दैट्स वाई शी हेट्स बिस्मा, शी हेट्स नशवा। बट रिगार्डलेस ये औरत लालची भी है, ये औरत धोखा भी देती है, झूठ भी बोलती है, और कितना इसका सख्त दिल है। तो हम सब ने ही ये महसूस किया क्योंकि एज द ऑडियंस वी सपोज टू फील दैट। तो जब वो बिस्मा चली जाती है हॉस्पिटल क्योंकि नशवा को चोट लगी है एकदम से, तो दादी का रिएक्शन ये है कि बिस्मा किससे इजाज़त लेके गई एंड चलो अब चलते हैं, यानी शाम हो गई अब चलते हैं। एक बच्ची, आपके घर की बच्ची हॉस्पिटल में और उसकी माँ भागम भाग ना जाए उसके पास, तो ये दादी शी इज़ ईवल। फिर एक और पार्ट पे वो बख्तियार से बात कर रही होती है और कहती है कि डॉक्टर से कहो कि बस उसे डिस्चार्ज कर दे, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़ोर की चोट लगी है और हमारा डॉक्टर देख लेगा। सो दिस कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर दिस गर्ल जो उनके घर की बच्ची है, उनकी पोती है, तो अगेन टोटली ईवल। एंड देन वो हॉस्पिटल में है बच्ची, तो उसको कोई खाना नहीं भेज रहा, कोई ख्याल नहीं है। उसकी माँ दिन रात आपके घर में आपको सर्व कर रही होती है, हालांकि शी इज़ योर बहू, शी इज़ ट्रीटेड लाइक अ सर्वेंट, लेकिन अब देयर इन द हॉस्पिटल नोबडी सेंडिंग फूड टू देम। हाँ, बीनिश को दिखाते हैं कि वो हॉस्पिटल मिलने आती है नशवा से, और तो कोई ऐसा सीन नहीं है जब बख्तियार या दादी या कोई भी हॉस्पिटल मिलने आया है इस बच्ची से। एंड और भी चीज़ें हैं ऑफकोर्स, बग़ैर बिस्मा और नशवा को बताए नशवा की अमार से शादी सेट कर दी। ये तो सबसे बड़ा गुस्से का पॉइंट है और टेंशन का पॉइंट है ना, कि ये एक शादी सेट हो गई है और उन्हें पता भी नहीं है कि ये एक तूफ़ान आने वाला है। अच्छा, क्योंकि ड्रामे ऐसे होते हैं तो कुत्सिया को पता है, कुत्सिया ने अपनी बेटी को बता दिया, आसिम को पता है, कोई बिस्मा को नहीं बता रहा क्योंकि ड्रामे में टेंशन बिल्ड होनी है तो कोई बता रहा नहीं है। हालांकि सबके बीजान को पता है, सबके इंटरेक्शंस हो रहे हैं बिस्मा से, नशवा से, बट नोबडी इज़ टेलिंग नशवा, नोबडी इज़ टेलिंग बुरहान, because the story needs to go towards that really stressful part. बट ऑफ कोर्स रियल लाइफ होती तो कोई ना कोई तो बता ही देता, बट यहाँ तो जाहिर है नहीं होगा। आपको टेंशन बिल्ड करनी है और आपको एक बहुत ही मुश्किल मोड पे कहानी को लेकर आना है, तो जा रहा है कर्ज़े जान उस मुश्किल मोड की तरफ। सितराज कैरेक्टर नाउ इट्स बीइंग परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल, बट ये कैरेक्टर बहुत ग्रे है, तो कभी कभी यू फील सॉरी फॉर हर और कभी कभी आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि अच्छा इसके साथ बुरा हुआ। अब ये एक औरत आपको, हालांकि हाँ उस पर भी बड़ा जुल्म है, वो भी बहुत बुली होती है अपनी सास से, उसका मियाँ भी बड़ा तकलीफ़ दे आदमी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक और औरत जो उसके घर में रहती है उसका ख्याल तो रख सकती थी, बिस्मा का, उसे हेल्प कर सकती थी इन डिफरेंट वेज़। एंड आई डोंट थिंक
I don't think she really makes the effort to help Bisma the way she could. So that's why we don't like Sidra. That's the grey part. That's the negative part. But then on the other side, ये खुद कितना बुली होती है. अब इसकी बेटी की शादी हो रही तो कैसे ऐसे ताने मिल रहे हैं. बख्तियार कहता है कि हाँ तुम्हारी बहन को तो बुरहान पसंद आ गया, पैसे क्योंकि उधर ज़्यादा हैं. एंड वो सास कहती है कि हम ही हैं जो ख़ानदानी नस्ल ढूंढते हैं. तो मुस्तकिल ये औरत ताने खाती है. यू फील सॉरी फॉर हर. ये कर्ज़े जान की एक बात है कि कैरेक्टर्स को बहुत ह्यूमनाइज किया हुआ है. कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है. एवरीबडी इज़ ग्रे. यू नो, आई थिंक इवन द सास इज़ गोइंग टू टर्न आउट ग्रे. ये जो बुरी दादी है नशवा की, इनके भी कोई वजह है जिसकी वजह से ये इतनी बेटर औरत है. तो यस, देयर आर नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, बट मोस्ट कैरेक्टर्स आर ग्रे. तो सलमा का सिद्रा का कैरेक्टर भी ग्रे मुझे लगता है. इट्स बिन परफॉर्म्ड very very well, and of course we got the sweet little flirtations. बुरहान और नशवा की हॉस्पिटल में स्माइल कर रहे हैं. यू कैन टेल दैट बुरहान इज़ इन लव विद हर. ही इज़ बीइंग वेरी जेंटल विद हर. उससे मजाक कर रहा है. एंड वो भी घर जाके बाद में बुरहान के बारे में सोचती है. लेकिन सब बिल्डअप है एक तकलीफ दे मोड़ का. ओह, आई एम गोइंग टू हेट इट व्हेन इट कम्स. सीरियसली, वी कैन नॉट सी. We will see, we might see, क्योंकि टीजर्स में तो यही दिखाया जा रहा है. बट अमार एंड नशवा गेटिंग मैरिड इज़ गोइंग टू बी सच अ सैड एपिसोड फॉर ऑल ऑफ अस. और भी डायलॉग्स हैं जो आपको एक ड्रेड आप में आता है. जैसे कि आई पर्टिकुलरली रोट दिस डाउन. जब बिस्मा और बुरहान बात कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में, तो वो कहती है बिस्मा कि नशवा हूबहू मेरा अक्स है और इसीलिए मुझे उसकी किस्मत से डर लगता है. तो बुरहान पॉजिटिव है. वो कहता है क्या पता एक बेटी अपने नसीब में माँ की किस्मत बदलने का लाई हो, लिखवा कर अपने हाथों की लकीरों में. तो वो पॉजिटिव है. लेकिन आई डोंट फील पॉजिटिव. आई फील दैट something bad is about to happen. I keep saying that. Other things that are happened that are notable is the scene between Ammar and his mother, again performed extremely well by both actors. सलमा ज़फ़र और नमीर ख़ान दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं. एंड वो कहता है, पॉइंट आउट करता है अपनी माँ को कि इस घर में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके मेरे ख्याल रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा. मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाता है कि नशवा और मैं बहुत मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल्स हैं. और ये भी कहता है कि मैं नशवा से शादी नहीं करूँगा, मैं तो दुआएं मांगता हूँ कि उसकी शादी हो, वो इस घर से जाए, मैं सुकून से जी सकूँ. इतना तो वो तंग है नशवा से. दिस वॉज अ रियलिटी. इट वॉज ऑल्सो अ वेरी क्यूट डायलॉग दैट मेड यू लाफ अ लिटिल कि यू नो दिस इज़ द एक्सटेंट टू विच ये दोनों एक दूसरे से तंग हैं और इन्हीं की शादी आपस में करा रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट डिज़ास्टर. एंड अमार हालांकि अगेन नेगेटिव कैरेक्टर है, बट यू सी द अदर साइड. यू सी कि ये एक लड़का है जो शायद बचपन से बाप के ताने खा रहा है, बुली हो रहा है और इसीलिए वो इतना गलत रास्ते पे चल पड़ा. यू सी कि एक उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, तकलीफ़ है, दुख है उसके अंदर, क्योंकि उसको घर में इस तरह ट्रीट किया जाता है जिसकी वजह से शायद वो इतना ख़राब निकला है जो वो निकला है. यू नो, सो इसीलिए शायद उसने वो सारी गलतियाँ की जो उसने की. तो you start understanding him, and that's the beauty again of कर्ज़े जान. You understand the character's psyches. तो of course अम्मार बुरा है, उसने assault किया था एक लड़की को, शायद murder भी किया था, वो बुरा है. but आपको अम्मार की समझ भी आती है कि अच्छा ये इसलिए बुरा है. चलें, जिस वजह से भी बुरा है उसकी नस्बत से ना शादी हो तो बेहतर है. बुरहान आ जाए, बचा ले, हैप्पी एंडिंग हो जाए. अभी तो टाइम है हैप्पी एंडिंग में, बट oh, I just want a happy ending right about now for कर्ज़े जान. I like the relationship between बीनिश and नशवा, very sweet but also very unreal. बीनिश एकदम से आती है, स्वीट बातें करती है, बिल्कुल बहनों जैसी, लेकिन बाकी सारे वक्त नशवा खुद ही अपने आप को संभाल रही होती है, खुद ही अपने हक के लिए लड़ रही होती है. तो ये है तो बड़ी अच्छी सी कज़न, बट है, you know, there is a selfishness amongst the other characters, क्योंकि वो इस माँ और इस बेटी की घुटन, तकलीफ़ और जो इनके साथ बार बार जुल्म होता है वो नहीं देख पाते. क्या बिस्मा नशवा पे ये जुल्म होते देखेगी? क्योंकि आसिम ने उसे एक बार कहा, अगर आप जुल्म सहते रहें तो आपका भी उतना ही कसूर है जितना जालिम का है. विच इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, नहीं तो जुल्म होता ही रहेगा. तो ख़ुद तो उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार ली, क्या वो अपनी बेटी की भी ज़िंदगी इस तरह गुजरने देगी? लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्साइटिंग टाइम्स इन कर्ज़े जान. आई डोंट थिंक इट विल डिसअपॉइंट. 4 out of 5.
Now we go on to the new drama that's debuted this week, Diane, जिसमें महविश हयात अपेरेंटली डायन है, लेकिन अभी तक तो बड़े बड़े दुख सह रही है ये लड़की। डायन तो नहीं लग रही, इट्स ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ सिंड्रेला स्टोरी, यू नो, कि एक लड़की है, एक मुश्किल घर में जुल्म सह रही है और किसी ने उसे बचाना है। इट्स लाइक अ फेरी टेल, बट देयर आर ट्विस्ट्स एंड देयर आर एंगल्स। तो डायन में बहुत से टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ ट्विस्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो स्टोरी इंटरेस्टिंग रहती है। इसमें जो बहनें हैं, लड़के आदमी की बहनें, हीरो की बहनें बहुत टॉक्सिक हैं। हीरोइन का बाप टोटल विलन, हीरोइन की माँ हर वक्त दुख सहती रहती है। तो ये आपके क्लासिक कैरेक्टर्स हैं, टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है, इनके डायलॉग्स में भी कोई नई बात नहीं है। आप वो पार्ट्स इनफैक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जहाँ जहाँ एहसन खान की दो बहनें जो हैं, क्या नाम है उनका नाम है फौजिया और ज़किया, जब वो स्कीम करती हैं और जब वो अपने मियाँओं के साथ भी स्कीम करती हैं जिनके नाम है जावेद और आमिर, जब स्कीम करेंगी वो सारी कैरेक्टर्स जब स्कीम करेंगे, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको पता है ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये टिपिकल पार्ट्स हैं, बट देन देयर आर लिटिल ट्विस्ट्स। सो आवर हीरो इज़ जवार शाह, एहसन खान, और जवार शाह बहुत पावरफुल है, ज़मीनें हैं उसके पास, उससे हारे हुए घोड़े और हारे हुए लोग उसके किसी काम के नहीं हैं, तो उसे जीतने की आदत है। ठीक है, पावरफुल आदमी है, लेकिन अच्छा है, गरीबों की ज़मीनें छुड़वाता है, हक के लिए खड़ा होता है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। उसकी बीवी का नाम है शबाब हिरामानी एंड दे कांट हैव चिल्ड्रन। तो पूरे इन 2 एपिसोड में बार बार उनसे कहा गया कि तुम्हारा वारिस नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, तुम्हारी ये ज़मीन बंजर है तुम्हारी बीवी की तरह, यू नो, इस तरह के ताने मिलते हैं जवार शाह को। लेकिन ये जो हीरो है ये इतना अच्छा है, ही लव्स हिज वाइफ सो मच कि कहता है कि तुम मेरे लिए काफ़ी हो। तो दैट्स अ गुड अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट टू अ कैरेक्टर। यूजुअली अगर किसी ड्रामे में एक आदमी की बीवी इनफर्टाइल होती है तो फ़ौरन वो विलन की तरह दूसरी बीवी ढूंढने लगता है, लेकिन फ़िलहाल जवार शाह ऐसे नहीं कर रहा। यू लाइक दिस वे दैट ही इज़ ट्रीटिंग, यू लाइक द वे ही इज़ ट्रीटिंग हिज वाइफ एंड बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी का सपोर्ट करता है। लेकिन हाँ, उसके घर 2 बहुत ही टॉक्सिक बहनें हैं और बहनों ही हैं जो रहते हैं, और वो जो मर्ज़ी कहते रहते हैं और वो उधर कुछ नहीं कहता, वहाँ वो उनसे प्यार से रहता है। हाँ, बीवी जो है जवार शाह की वो बहनों को सुना देती है क्योंकि उसे पता है कि वो कितनी टॉक्सिक हैं, लेकिन बहरहाल ये सब एक ही घर में रहते हैं। एक और भाई है जवार शाह का, प्लेड बाय उसामा ताहिर, हुनैद शाह, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अजीब बात है कि इस एक फैमिली में भाई बहुत अच्छे हैं और बहनें इतनी ईविल हैं। क्या ये मुख्तलिफ़ किस्म की परवरिश हुई है इन भाई बहनों की, बट बहरहाल हुनैद शाह जो है वो बहुत अच्छा है और उसे एक लगती है लड़की अच्छी जिसका नाम है निहाल अंसारी, महविश हयात, उसके कॉलेज में है एंड वो उसे देखता रहता है, फिर वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये नैरेटिव में कि ये इतना अमीर हुनैद शाह और निहाल अंसारी जो एक चपरासी की बेटी है, ये दोनों एक ही कॉलेज में कैसे पढ़ते हैं? क्या निहाल अंसारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट होगी? शायद ये बात है, कुछ तो बात होगी। कैसे एक ही कॉलेज में 2 इतने डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोग कैसे पढ़ सकते हैं? ऐसे तो नहीं होता नॉर्मली। स्कॉलरशिप स्टूडेंट होगी, चले लेट्स अज्यूम शी इज़ अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट। एक और बात ये कि हमारे ड्रामों में अब जब भी कोई अमीर फैमिली है तो वो कहाँ रहते हैं? वो मुर्तसिम के घर में रहते हैं, वो मुर्तसिम का घर है। वो ड्रामा इतना मशहूर हुआ था तेरे बिन, वो पूल, वो घर, वो इंटीरियर्स इतने मशहूर थे कि हम उसे मुर्तसिम के ही घर से जानते हैं। वो ड्राइंग रूम भी वही वाला है मुर्तसिम वाला, वो स्टेयरकेस भी वही है। तो हाँ, तो ये सब मुर्तसिम के घर में रहते हैं। आई विश आर ड्रामा मेकर्स वुड फाइंड अदर होम्स एंड स्पेशली ये घर। वैसे तो जो वो घर निहाल का है वो भी मैंने बहुत ड्रामों में देखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये मन्नत मुराद वाला घर है, बट तो वो भी पहचाने में आता है। लेकिन वो जो बड़ा वाला घर है ना, विद द बिग पूल, विद द पाम ट्रीज अराउंड इट, विद द दैट पर्टिकुलर कलर स्कीम एंड ऑल दैट ड्राइव वे, वो तो हमें याद है। तो बहरहाल ये सब मुर्तसिम के घर में रहते हैं, वहाँ स्कीमिंग भी होती है, शबाब रो रही है और हुनैद शाह से वादा लिया गया है कि तुम्हारी पहली औलाद जो होगी वो हमें दे देना। वो कहता है यस श्योर, मेरी पहली औलाद आप अपनी औलाद की तरह पालिएगा। बड़े इमोशनल डायलॉग होते हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि मेरा बच्चा आपको बाबा जानी कहे। ड्रामा, बट फिर क्या होता है, एक ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो निहाल का जो बाप है वो मुस्तकिल उसे मारता रहता है, उसकी माँ को मारता है, अल्कोहलिक है, घर आता है, पी पिला के घर आता है,
इतना मारता है, इतना वो टॉक्सिक कैरेक्टर है। मुझे बिल्कुल वो जो साजिद हसन का जान निसार वाला कैरेक्टर था, बाप था, बिल्कुल वही लगा कि मुस्तकिल डांटता रहता है, कहता है सर ढको और तो कोई इज्जतदार होना चाहिए, दिस दैट। सिवाय ये फ़र्क है कि ये कैरेक्टर ड्रंक भी होता है, ठीक है, और अपनी बीवी के सारे पैसे उड़ा देता है। इसकी बीवी टीच करती है कहीं। तो वो टॉक्सिक बाप जो है वो इतना वाइल्ड है कि जब हुनैद शाह घर आता है रिश्ता मांगने, तब वो ईंट उठाकर उसे मार देता है और हुनैद शाह मर जाता है ना। दैट ट्विस्ट यू सी, इट्स सो फार इट्स बिन प्रिडिक्टेबल कि जी बहनें जो हैं वो हुनैद की शादी नहीं होने देंगी चपरासी की बेटी से, बहनें चाहती हैं ज़वार शाह की किसी और से शादी हो, अभी तक प्रिडिक्टेबल चल रहा था। ये जो ट्विस्ट आती है ना, इसकी वजह से यू सडनली सिट अप एंड यू आर लाइक ओह व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। आपको पता है पहले एपिसोड के एंड तक तो मैं समझ रही थी कि हुनैद शाह जो है, जो कह रहा है इस लड़की से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो प्लेयर निकलेगा और वो इसे मिसट्रीट करेगा और फिर इसके भाई को आके से बचाना पड़ेगा लड़की को। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, वो मर गया। That character has died. Sorry to see Osama Tahir going away from this drama so quickly, but now what will happen? I think this girl Nihal Ansari will require some saving, और शायद ज़वार शाह उन्हें सेव करेंगे जिन्हें वारिस की भी ज़रूरत है। तो you sit up and you're like oh what is going to happen. Also apparently इस ड्रामे में महविश हयात का डबल रोल है, सुना तो यही है। Who's the other girl that she'll be playing? I do think के हुनैद और निहाल, महविश हयात और उसामा को कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। इतनी हमारी इमेजिनेशन को स्ट्रेच ना करें। दे लुक लाइक मैच्योर एडल्ट्स, दे डोंट लुक लाइक ओल्ड पीपल, बट दे डोंट लुक लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स आइदर। यू नो, दे कुड हैव बीन इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में होता, वो क्यूबिकल में काम कर रही होती, फिर भी बेहतर था। आपने उसको बिल्कुल ही टीनेज में डाल दिया उस लड़की को, तो that doesn't make sense. Let's keep the characters more age specific. Show her as a young working woman, I think, and he as a young working man. तो ये जो हमारी इमेजिनेशन स्ट्रेच करते हैं ना, बहरहाल ये एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। महविश हयात इज़ बैक ऑन स्क्रीन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड शी इज़ सच अ नेचुरल. She's a very good actress and also she can do dramatics, she can do toned down performances. महविश is a pro. तो ये एक ड्रामा जो है, इसकी थोड़ी जो सेटिंग है थोड़ी लैविश है, इट्स अ बिट फिल्मी. सो महविश इज़ ग्रेट प्लेइंग बेचारी निहाल, जो अब किसी तरह उठ खड़ी होगी और अपनी माँ का साथ देगी, और फिर क्या होगा? सो डायन बन जाएगी क्या वो, या कोई डबल रोल है, दूसरी लड़की भी डायन है, एक मेड भी है जिसको हुनैद से बहुत प्यार था, वो ज़रूर आएगी निहाल से बदला लेने हुनैद के मरने का। बहुत कुछ होना है, सब कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. दैट्स द फन बिट अबाउट डायन. ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. 3 out of 5. चलें, लेट्स गो ऑन टू दुनियापुर, विच इज़ ऑन टू इट्स सेकेंड लास्ट एपिसोड. दिस इज़ वंडरफुल कि दुनियापुर अब ख़त्म हो रहा है, अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है. बहुत बार देखते हुए दुनियापुर मैं सोचती थी कि ये नवाब और आदम की लड़ाई तो चल ही सकती है कि एक बार नवाब आदम को हराए, एक बार आदम नवाब को हराए. दिस कुड हैव गॉन ऑन फॉर एजेस एंड एजेस. कभी किसी की डेथ हो जाए, कभी कोई साइड चेंज कर ले, बट इट्स ग्रेट कि अन्ना और शाहमीर की शादी हो रही है, जिसके बेसिस पे, जिसको लेके ये कहानी अपने कंक्लूजन पे जाएगी और शायद हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाए, क्योंकि हाँ सवाल तो बहुत हैं. इस बार क्या हुआ, मीर हसन की गद्दारी का नवाब को पता चला, आदम को पता चला, उसने उसे मार देना था. तो शाहमीर जो दिल का अच्छा है, जो हीरो है, जो बहरहाल सॉफ्ट हार्टेड है, वो उसने कहा कि आप मीर हसन को जाने दें, उसकी बीवी और बच्चा है. तो नवाब आदम कहता है कि इसी बेसिस पे जाने दूंगा कि तुम अन्ना को शादी की रात मार दोगे और मैं बाप को मार दूंगा. तो शाहमीर क्या जवाब देता है ये हमें नहीं दिखाते. हाँ, ये दिखाते हैं कि फिर वो मीर हसन को छुड़ा रहा है. क्या उसने कह दिया है कि जी मैं अन्ना को मार दूंगा? क्या वो ऐसा करेगा? नहीं, हीरो ऐसा तो नहीं करेगा. हमारा हीरो ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ अ गुड गाय. एंड आई थिंक अन्ना के भी क्या पता कोई और प्लान्स हों, क्या पता वो सिर्फ कह रही हो कि मैं आदम को मारूंगी. यही तो सवाल है जिनके जवाब चाहिए आखिरी किस्त में. और फिर हाँ, मीर हसन को छोड़ता है तो मीर हसन अन्ना से मिलने जाता है. तो वो कहता है कि शाहमीर कह रहा है तुम यहाँ से निकल जाओ. तो अन्ना कहती है दुनियापुर में पलने के बाद बदला एक वाहिद कैफियत है जो सर पे सवार रहती है. ये डायलॉग्स तो हमेशा से इस ड्रामे का हिस्सा रहे हैं, जो दुनियापुर का एक मूड सेट करते हैं कि यहाँ पे हर एक बदले का सोचता है, कत्ल का सोचता है, कंट्रोल पावर का सोचता है. तो ये डायलॉग क्लासिक दुनियापुर डायलॉग आ गया. और फिर वो मीर हसन को शोल्डर पे
सपोजिडली शूट करती है, हमें नज़र आता है कि वो गन पॉइंट करी है और हमें गन शॉट की आवाज़ आती है। लेकिन फिर कुछ सीन्स बाद हमें नज़र आता है कि मीर हसन एक पुलिस की फ़ोर्स के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों को मार रहा है। एक धोबियों की बिरादरी है, उन सबको मर्डर किया है। शायद ये नवाब के साथी थे जिन्होंने आदमों को ख़त्म करना था। ये जो शोल्डर पे चोट थी वो तो नहीं है। क्या अना ने फिर मीर हसन को नहीं मारा? क्या उन्होंने मिलके कोई प्लान बनाया है जिसका हमें पता नहीं है? शायद ऐसे तो होता है दुनियापुर में। लेकिन हाँ, फिर शाहमीर जो है उसे क्या पता है इस प्लान का, ये भी हमें नहीं पता। अगेन अनदर क्वेश्चन दैट्स देयर। मदीहा जो है वो दुल्हन पहने बैठी हुई है और शामिर की माँ आती है, कहती है मैं बहुत खुश हूँ और आज तुम्हें दूल्हा बन के देख रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपके कंक्लूडिंग डायलॉग्स हैं जो एक बिल्डअप करें क्लाइमैक्स की तरफ। नवाब और आदम की फ़ोन पे बात होती है, उसमें अगेन एक क्लासिक दुनियापुर डायलॉग। आदम नवाब से कहता है कि किसी हरामखोर ने खाने में जहर दे दिया था, लेकिन मैं वो सांप हूँ, इस सांप को दूध पिला के आप ही ने तो बड़ा किया है, आपके पले हुए पे जहर क्या असर करेगा। टॉन्ट्स एंड सार्केज़म एंड हेट, लॉट्स ऑफ हेट देयर। तो अब आदम की जो गाड़ियाँ हैं वो नवाब के घर जा रही हैं शादी के लिए, एंड शामिर इज़ ड्रेस्ड एज अ दूल्हा। खुशहाल खान इज़ लुकिंग सो गुड एज अ दूल्हा, ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। आई मीन ग्रूम्स वेयर शूट में सीधा जा सकता था शामिर और वो कपड़े बहुत बिकते बिकॉज ही इज़ लुकिंग ग्रेट। एंड वो हैं आदम जो हैं वो लेदर जैकेट के साथ बस एक पगड़ी सी बांधे हुए हैं। दैट्स हिज स्टाइल ऑफ गोइंग टू दिस शादी, ऑफ बीइंग अ बाराती। अब जब वो बारात जा रही है तो रास्ते में उनकी 8 गाड़ियाँ थी, एकदम से 6 रह गई और फ़ोन के सिग्नल्स भी ख़राब हो गए। अब इसका मतलब है समथिंग इज़ रॉन्ग, और बार बार उन्हें लग रहा भी है, उन्हें शक भी हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, फिर भी वो आगे चले जाते हैं। क्यों आगे जाते हैं? जब उन्हें पता है कि कुछ गलत होने वाला है तो फिर भी वो क्यों जा रहे हैं नवाब के यहाँ, जानते हुए भी कि एक पूरा प्लान है, आगे लड़ाई है। ऑल्सो जब शाहमीर आता है तो नवाब को वो गले मिलता है। इतने आराम से कैसे वो नवाब से गले मिल गया? उसे तो पता है कि उसकी दादी के साथ क्या हुआ था, वो इतने आराम से नवाब से गले कैसे मिलता है? वी नीडेड टू सी सम सॉर्ट ऑफ, मैं चाहती थी मैं कि देखूं कि वो थोड़ी घिन खा रहा है, थोड़ा परेशान है। ऑल्सो शाहमीर को पता है कि अना नहीं गई मीर हसन के साथ, उसने तो मीर हसन को भेजा था अना को अपने साथ कि तुम अना को अपने साथ लेके दुनियापुर से बाहर चले जाओ। क्या शाहमीर को ये पता है? अगर शाहमीर को ये पता है तो हमें भी तो पता होना चाहिए था। आई वुड हैव लव्ड कि दुनियापुर डॉट्स जब कनेक्ट करें हम तो बीच में होल्स ना रह जाएं। तो मैंने कोई ऐसा सीन नहीं देखा जहाँ शाहमीर को पता चल गया कि मीर हसन के साथ अना नहीं भागी। इसी तरह मैंने कोई ऐसा सीन नहीं देखा जिसमें नवाब को पता चल गया कि कसाई जो हैं वो दरअसल उनकी साइड पे नहीं है, वो अभी भी आदमों की साइड पे है। कसाई का जो बेटा था बेहतरीन, वो आ गया था नवाब के पास, पूरी स्टोरी ज़मीन ने पूरा बता दिया था कि जी ये हमारी गन्स हैं, हम आदमों को अटैक करेंगे। अब वापस से नवाब जान गया है कि कह रहा है कि कसाईयों को ख़त्म कर दो, वो नवाब के आदम के साथी हैं। ये जो है ये कैसे पता चला इनको? और अगर इन्हें पता चला तो हमें वो सीन क्यों नहीं दिखाया जिसमें इन्हें पता चला? ये जो होल्स हैं, एक ड्रामा जो थ्रिलर है, जो एक्शन पैक्ड है, जिसमें इतने आपको वो मिल रहे, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स मिल रहे, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि कोई भी लूप होल ना छोड़ा जाए। दुनियापुर में होता है ये कभी कभी कि ड्रामेटिक अंदाज में सब बोल रहे होते हैं और कत्ल गारत की बात हो रही होती है, सस्पेंस बिल्ड हो रहा होता है, लेकिन पीछे से कुछ ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो थोड़े से सवाल हैं कि ये कैसे हुआ। नेवरदलेस लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्शन पैक्ड फिनाले, और शायद ये सारे सवाल जो हैं मेरे वो फाइनल एपिसोड में सॉल्व हो जाए, मुझे उनका पता चल जाए कि क्या उनका मकसद था, इन सारी बातों का क्या मतलब था। 3 out of 5। गोइंग ऑन टू फरार। अच्छा, फरार में आई हैड एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर फ्रॉम दिस एपिसोड बिकॉज आई फेल्ट दैट वी वर एट अ पॉइंट वेयर वी विल सी अ लॉट ऑफ एक्शन। तो मोहसिन बेग के हवाले से मुझे हमेशा एक्शन की एक्सपेक्टेशन होती है और मुझे कोई बिल्कुल ही ब्लैंड सा सीक्वेंस मिलता है। जैसे कि जब मोहसिन बेग जेल से भागता है, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो पुलिस की नज़रों से बच के किस तरह जेल से भागा, वो कौन सी दीवार थी जिस पे वो चढ़ के भागा जहाँ पुलिस को वो नज़र नहीं आया। इसी तरह जब वो फ्लैशबैक में अब मोहसिन बेग है और
वो जो है बाली और बातिश उसको मारने वाले थे और बिल्कुल गन पॉइंट करी हुई थी, तो मैं समझी थी पता नहीं क्या वो करेगा, कौन सी ऐसी फाइट करेगा, कौन सी ऐसी ट्रिक प्ले करेगा जिससे वो भाग जाएगा। कुछ नहीं हुआ, लाइट चली गई और मोहसिन बेग भाग गया। एंटी क्लाइमैक्स रियली। चले गोइंग ऑन टू प्रेजेंट डे, मोहसिन बेग इज़ नाउ गोइंग विद फसी, और वो बातिश और बाली जहाँ छुपे हुए हैं झंडियाली, वहाँ दोनों जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अब वो बड़ा भाई है, तो वो अब बात कर रहा है फसी, एंड वो गुड नाइट के मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो बड़ा भाई पकड़ लेता है, दैट्स क्यूट। और वो कहता है कि सादिया का मैसेज आता है गुड नाइट का, तो मोहसिन बेग कहता है शुरू हो गए गुड नाइट के मैसेजेस। आई एम लाइकिंग द परफॉर्मेंसेज ओवरऑल। समी खान इज़ वेरी गुड इन दिस ड्रामा, और समी खान बहुत बार बिल्कुल प्रिडिक्टेबल रोल्स में फंस जाते हैं, एंड यू गिव हिम समथिंग यूनिक, समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड ही मेक्स इट सो गुड। तो जो मोहसिन बेग की आंखों में वीरानी है, एक सार्काज़म है और इंसानियत भी है, वो सब समी खान का ही एक आर्ट है, जो आपको ये कैरेक्टर बार बार आपका दिल चाहता है इसके बारे में और पता करने का कि क्यों, क्या, कैसे, क्यों ये जेल गया था, वापस कैसे आया, यू वांट टू नो it all because this character is very interesting. And of course I've said it before, अहमद अली अकबर और मामिया शजाफर की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, and they're both very natural. Now Ahmed Ali Akbar is of course has been around for much longer than Mamiya. He's a very good actor, we know that, but even Mamiya is very natural. She is very good in this role. You like Sadia, you like this girl, you like her scene, she makes you smile. So I liked that. बट कहानी इधर ही तक गई ना बस, कि थोड़ा सा पता चला कि मोहसिन कैसे भागा था पहले, और थोड़ा सा ये पता चला कि मोहसिन और फसी अब जा रहे हैं बातिश और बाली को लेने, बस यहाँ तक इनकी स्टोरी थी, नाजिश की स्टोरी। अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। इफ़त उमर इज़ सो गुड। इफ़त उमर इज़ प्लेइंग द स्ट्रॉन्ग मदर, एक औरत है जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर लेगी, लॉयल है, सीधी सादी औरत है गांव की, लेकिन अपनी बेटी की खातिर कुछ भी कर सकती है। जब उसकी बेटी कहती है कि शायद लोग आ जाए मेरे पीछे यहाँ पर मुझे मारने, तो वो कहती है कोई बात नहीं, इस घर में क़ब्रों की बहुत जगह है। व्हाट अ डायलॉग दैट इज़। उसके अंदर जो गुस्सा है और उसके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है कि जो सही है, जो मैं जो भी हो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूँगी, ये जो खूबसूरती है ना इस रोल की, इज़ बीइंग इनैक्टेड वेरी वेल बाय इफ़त उमर। और बस यहाँ भी कहानी बस इधर ही रुक गई कि हमें ये पता है कि नाजिश जो है वो डर रही है कि वो आदमी उसको पकड़ने आ जाएंगे, और हाँ वो आदमी उसे पकड़ने आ रहे हैं। क्या है उस फिल्म में जिसकी वजह से सब नाजिश को ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो वो है चौधरी साहब, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या है उस फिल्म में, क्या ऐसी चीज़ है? क्या कोई वल्गर चीज़ है या कोई इलीगल सब्सटेंसेस से रिलेटेड चीज़ है? The insinuation is that I feel that there's something vulgar in the film, but it's a TV drama, so maybe it's just about illegal substances. We will maybe find out कि इस फिल्म में क्या है, लेकिन again अभी तक बस हमें इतना ही पता चला कि एक फ़िल्म है जिसकी पूरी फिल्म नाजिश के पास है। ट्रेलर जो है उससे चौधरी साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। Again, not much has happened. And now we go on to Batish and Bali एंड फराज। तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि बातिश कितना परेशान है जब बाली ऐसी बातें करता है कि औरत का प्यार आदमी को ले डूबता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो कुछ कह नहीं पा रहा, वो कंफर्टेबल नहीं है। फराज मुस्कुरा रहा है, वापस जाने की बात कर रहा है, और बातिश को डर है कि बाली उसे वापस जाने नहीं देगा। तो वो जो एक उसकी कन्फ्यूजन है, और वो अपने दोस्त से प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि वो अपने दोस्त को ख़त्म कर दे, लेकिन उसे एक ख़तरे का एहसास है। वो सब आपको बातिश के चंद डायलॉग्स और आँखों के इशारों से पता चलता है। अगेन दैट्स ऑल दैट हैपन्स देयर। तो वन सीन, द वन कैरेक्टर जिसकी एक्चुअली कहानी थोड़े आगे बढ़ी वॉज बब्रिक। तो फाइनली वी गेट टू सी अ लिटिल मोर ऑफ बब्रिक, एंड फाइनली वी सी याले। याले तो नज़र ही नहीं आई थी, बैडली आई थिंक आधे एक सीन 2 सीन के लिए नज़र आई थी अभी तक। तो याले को पता चल जाता है कि उसका बाप और उसका भाई जो हैं वो बब्रिक को भगाना चाह रहे हैं, कहीं भेजना चाह रहे हैं बाहर जहाँ वो ख़त्म हो जाएगा। वो जाके बब्रिक को बताती है, तो बब्रिक
जो जो वजह थी जिसकी वजह से याले के बाप को बब्रिक नापसंद था कि वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता, वही आपको इधर नज़र आता है कि उसे इतना गुस्सा आता है कि वो याले को घर में बंद कर देता है और वो गन लेके चला जाता है उसके बाप के घर। और जहाँ तक हमें पता है वो गन से याले के बाप को भी मार देता है, भाई को भी मार देता है। अगर उसने वाकई ये किया है तो ये तो बहुत गलत बात है। ये तो यानी ये लड़का वाकई ठीक नहीं, ये तो वाकई इसमें ये गुस्से का बहुत तेज़ है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी याले का बाप ठीक कह रहा था अगर उसने वाकई ये किया है। मुझे बहुत लग रहा है कि हीरो ऐसा बुरा तो नहीं हो सकता। कहीं ये ड्रीम सीक्वेंस तो नहीं है, कहीं याले सिर्फ सोच तो नहीं रही कि मैं बब्रिक के पास जाऊंगी तो ये होगा। ओह, वी कुड बी इन फॉर अ सरप्राइज, यू नेवर नो। बट अगर ये अभी तक हुआ है, अगर वाकई बब्रिक को याले ने बता दिया है और अब वो नहीं जा रहा और वो याले के बाप और भाई को वाकई मार देता है, तो एटलीस्ट कहानी आगे तो बढ़ी, कहानी कोई नए मोड़ पे तो आई, क्योंकि इस एपिसोड में कहानी इसके अलावा किसी नए मोड़ पे नहीं आई थी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इट्स अ वेरी वेल क्रिएटेड ड्रामा विद वेरी गुड डायलॉग्स। यू नो, वो सलीम और जावेद के डायलॉग्स फिर से होते हैं। सलीम कहता है कि औरतों के नाम तूफ़ानों पे क्यों होते हैं, क्योंकि तूफ़ान जो हैं और औरतें, ये तूफ़ान औरतों की तरह घुन्ने होते हैं, गुस्सा अंदर छुपा के रखती हैं और फिर अचानक फट कर तबाही मचा देती हैं। और ये वो फराज की नर्स बीवी शुमाइला के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर शाह साहब का फ़ोन आता है, तो शाह साहब ईवल हैं, वो कहीं बाहर के मुल्क में रहते हैं और उनके पीछे उनके सारे जो काम करने वाले हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इसीलिए उनका पावर लूज़ हो रहा है अपने एरिया पे। और वो अमरीश पुरी की तरह एक स्विमिंग पूल में लेटे बात कर रहे हैं और लोगों के कत्ल की बात कर रहे हैं, लोगों को सलाम देने की बात कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अमरीश पुरी सीक्वेंस, रियली 80s Bollywood through and through. So it was fun, you know, the way he was saying everything while swimming in the pool. Evil villain है, दुबई में कहीं रहता है और बातें वो अपने एरिया को कंट्रोल करने की बात, कत्ल की बात और मारने की बात, लोगों को उठाने की बात सब स्विमिंग करते हुए कह देता है। सो फन पीस, some fun parts but not enough fun parts, and the story is moving too slowly. We need to fasten it up. 2 out of 5. Let's go on to Meem Se Mohabbat. Such heartbreaking episodes of Meem Se Mohabbat and episodes that made you appreciate just how good the cast is. कितनी अच्छी performances हैं मीम से मोहब्बत के कास्ट की। अच्छा, शुरू के एपिसोड्स में आई वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि आहद रज़ा मीर इज़ रियली कैरिंग इट थ्रू। वाकई उस वक्त तलहा के ही सीन्स थे जो सबसे ज़्यादा आपको इमोशनल एक ग्राफ दिखाते थे और आप एनालाइज कर पाते थे उन्हें। तलहा का दुख, तलहा का कॉन्फ्लिक्ट। उस वक्त रोशी का जो कैरेक्टर था वो बस एक एनर्जेटिक, इमैच्योर, हर वक्त खुश रहने वाली, बेवकूफ़ियाँ करने वाली बच्ची का था, लड़की का था। बच्ची लगती थी लेकिन वो एकदम से अब जो दुख मिला है रोशी को तलहा से, उसकी वजह से इट्स लाइक अ लाइट हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ फ्रॉम हर। आँखें भी थकी थकी हैं, रुनक्खी सी स्माइल है, खामोश रहती है, गुस्सा भी है क्योंकि सर तलहा ने ऐसे उसको दुख दिया है। तो यू सी दिस चेंज इन हर एंड दाना नीर हैज़ परफॉर्म्ड इट सो वेल। फॉर इंस्टेंस वन सीन विच रियली हिट हार्ड वाज जहाँ मोहित फ़ोन करता है रोशी को। अच्छा, वो अबू हुरैरा, अगेन ये बच्चा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कम डायलॉग्स हैं, कम बोलता है लेकिन जगह जगह अपना दुख भी दिखा रहा है, अपने दा के लिए जो से प्यार है वो भी दिखा रहा है। रोशी के साथ कैसे स्माइल करता है, एकदम से बड़ी सी स्माइल हो जाती है। यू सी ऑल दैट एंड दिस किड इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। अबू हुरैरा, फिर वो जो है मोहित, वो कॉल करता है रोशी को, बता देता है कि दा इज़ मैरिंग सभी का आंटी एंड रो रहा है वो। तो फिर रोशी उसे खुश करने के लिए उसे एक स्टोरी सुनाती है और साथ साथ वो बच्चे को खुश तो करना चाह रही है लेकिन वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही। तो बड़ी मुश्किल से वो अपने आंसुओं को रोक रोक के मोहित को ये स्टोरी सुना रही है और वो इतना अच्छा सीन है, आपको वाकई लगता है कि वो अपने आंसुओं को रोक रही है। सीरियसली इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, लॉट ऑफ लेयर्स टू इट। एंड व्हेन जब वो बच्चा सो जाता है तो एकदम से वो बहुत रोने लगती है एंड यू फील फॉर हर। एक और पार्ट पे जहाँ तलहा और रोशी का एक ही सीन है एक साथ, जहाँ वो कहता है कि अपना एक्सपीरियंस लेटर ले जाएं, तो वो कहती है कि आपने जो मुझे एक्सपीरियंस दे दिए वो काफ़ी हैं और अब आपको मैं अपने ऑफिस में और अपने घर में कहीं नहीं नज़र आऊँगी। और वो बड़ी हो गई बेसिकली। ऐसी दुखी बातें, कड़वी बातें रोशी नहीं करती थी, बट द एक्सपीरियंस दैट शी इज़ हैड, द हार्ट ब्रेक दैट शी सफर्ड हैज़ मेड हर अ डिफरेंट पर्सन। सबीका से तलहा क्यों शादी कर रहा है, उसे प्रपोज़ करता है, सबीका फ़ौरन खुश हो जाती है। वो वाकई चाहती है कि वो मोहित के साथ अच्छी रहे, वो कहती है कि मैं मोहित की माँ बन के रहूँगी। अब तलहा क्यों यकीन कर लेता है उस पर?
यही तो बात है। आई थिंक ये चाहते हैं कि हम सोचें, द ड्रामा मेकर्स वांट द ऑडियंस टू थिंक दैट कि तलहा इस पे क्यों यकीन कर रहा है। और वो जो है सबीका की माँ, वो भी कहती है कि मैं तुम्हारी नेचर को जानती हूँ, तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगी मोहित को। तो हम भी ये सोचें कि जब इसकी माँ भी ये कह रही है, जब हमें भी यही लग रहा है, तो ये तो मोहित के साथ बहुत बुरी हो जाएगी। मोहित इज़ गोइंग टू हैव एन ईविल स्टेप मदर। तो हमें ये डर है, और आई थिंक आबिद अंकल को भी डर है, लेकिन कोई कुछ कह रहा नहीं है। अभी टेंशन बिल्ड हो रही है। सबीका ट्राई करी है, मोहित के लिए टॉय लेके आती है। वो सीन इतना क्यूट था कि जी वो बड़े आराम से तलहा और अपने दादा के साथ बैठा मोहित अपनी वो कुछ बना रहा है, कुछ लेगो बना रहा है, और एकदम से सबीका आती है, उसे गाड़ी देती है। अब वो बहुत कोशिश कर रही है मोहित से दोस्ती करने की, तो वो बार बार अपने दादा को मुड़ के देखता है कि मुझे इससे बचा लें, मैंने इससे बात नहीं करनी। और वो नॉड करके कहते कि नहीं तुम बात करो, तुम दोस्ती करो। इट वॉज वेरी क्यूट। ही केप्ट टर्निंग टुवर्ड्स हिज दादा कि मुझे इससे बचाएं, मुझे यहाँ से निकालें। प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड पे तलहा लेके जाता है मोहित को, और किस तरह वो बच्चा एकदम से स्लाइडों पे चढ़ रहा है, उतर रहा है। पहले तो वो डरता था, लेकिन ये सब रोशी चेंजेस लाई है मोहित में। ये तलहा कहीं डीप डाउन रियलाइज़ करता है। यही तो रियलाइजेशन है जिसकी वजह से इवेंचुअली हैप्पी एंडिंग होगी, अभी थोड़ी होगी। बट वी सी ऑल दिस, एंड ऑल ऑफ दिस मेक्स आवर हार्ट get a little stressed, we feel a little heartbroken, we feel sad, and we feel hopeful कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। जब मोहित को भी नहीं पसंद सबीका, जब आबिद को भी नहीं, आबिद अंकल को भी नहीं पसंद, जब तलहा को भी कहीं ना कहीं दिल में डाउट तो होगा, जब तलहा को रोशी पसंद है, डीप डाउन ही इज़ इन लव विद रोशी, तो ये हैप्पीली एवर आफ्टर कैसे हो सकता है। एंड जब वो लेके जाता है तलहा सबीका को शॉपिंग शादी के जोड़े के लिए, तब भी वो यही याद कर रहा होता है कि उसके बाप ने कहा है कि रोशी शादी करिए। रोशी की शादी, यहाँ मुझे लूप होल्स नज़र आते हैं। रोशी की फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली है, एक दुनिया को देखी हुई फैमिली, इंजीनियर्स की फैमिली है। वो इतने आराम से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस लड़के को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, उसके ऑफिस जाके पता नहीं कर रहे उसके बारे में। वो यही नहीं देख रहे कि इसका असली नाम अरसलान नहीं है, शारिक है। और ये शारिक की माँ कैसी है कि इतने आराम से अपने बेटे का नाम बदल दिया। निकाहनामे पे तो अरसलान नाम नहीं आएगा, शारिक आएगा। कैसे ये जो एक बात है ना, ये जो एक अजीब सी बात है कि लड़के का नाम बदल दिया और आराम से रिश्ता एक्सेप्ट हो रहा है। हाँ ये है, ऐसे नहीं होता। तो ये मुझे एक लूप होल लगता है, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मीम से मोहब्बत वैसे एक बहुत वेल रिटन ड्रामा है। उसमें जो कैरेक्टर्स की इमोशनल जर्नीज़ हैं वो बहुत अच्छी कैप्चर की गई हैं। तो जहाँ ये अजीब सा फ्लो आता है कि जी ये लड़के का नाम बदल दिया रिश्ते देते हुए, या लड़का जो भी कह रहा है उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया जा रहा है और लड़की वाले इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, यहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, रोशी वेरी प्रिडिक्टेबली डज नॉट सी द लड़के की तस्वीर। ये तो मुझे पता था कि लड़के की तस्वीर खींची जाएगी, और रोशी कहेगी नहीं मैंने नहीं देखना, आपको जिससे मेरी शादी करानी है करा लें। तो यही हुआ कि अब शारिक जो है वो कमरे में बैठा ईवल लाफ्स कर रहा है कि हाँ अब मैं इसे दिखा दूँगा, अब मैं इसे बता दूँगा, और साथ साथ रोशी तस्वीर नहीं देख रही। तो जब मंगनी का वक्त आएगा या निकाह का वक्त आएगा, तब क्या रोशी ये तस्वीर देखेगी, और फिर वो जो वीडियो है उससे क्या वो ब्लैकमेल होगी, और तकरीबन शादी करने वाली होगी शारिक से, जब तलहा आके उसे बचाएगा, बचा तो लेगा। We're waiting for that. That's going to be some episode. बट फ़िलहाल वो चाहते हैं कि आप थोड़े परेशान हो, थोड़ा सोचें कि नहीं ये रोशी ऐसे क्यों कर रही है, तलहा ऐसे क्यों कर रहा है। इट्स अ गेम ऑफ ईगोज़। दोनों शादी करके एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को झटकना चाहते हैं। तलहा ने उसका दिल तोड़ा और फ़ौरन सभी को प्रपोज़ कर लिया। जब उसने ये सुना तो उसने भी फ़ौरन शादी को हाँ कर दी। तो अभी तो ये ईगो गेम है, और हो जाएगा सॉल्व, थोड़ा टाइम लगेगा। वी हैव द रोहेल एंगल। रोहेल के जो था सीन, उसका कोई पॉइंट नहीं था, शायद कॉमिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन रोहेल के सीन्स का, रोहेल और शमाइला जो उसकी बीवी और उनकी माँ के जो सीन्स हैं, उनका मेन स्टोरी से अब कोई ताल्लुक ही नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक बिल्कुल फ़र्क ड्रामे में चले गए, जहाँ ये एक अलग सब प्लॉट चल रहा है जिसका मेन प्लॉट से कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है। आगे होता है तो पता नहीं, बट फ़िलहाल तो एक जैसे अलग से एक सेगमेंट है जो हमें 2 मिनट के लिए नज़र आता है, और हाँ उस सेगमेंट में प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो जाती है। जो रोहेल की बीवी अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए क्रीम्स लगा रही होती है, तो देयर वी हैव प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आई विश दैट hadn't been there. मीम से मोहब्बत हम टीवी का एक प्राइम प्रोजेक्ट है, मच वॉच्ड, मच लव्ड, ह्यूज स्टार कास्ट प्रोजेक्ट। आई विश ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट इस तरह ना होती इधर। वन थिंग आई लव इज़ आहद रज़ा मीर एंड आसिफ रज़ा मीर सीन्स। तो
कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ सिर्फ दोनों के प्रोफाइल्स नज़र आते हैं और वाकई दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं क्योंकि असल में भी तो बाप बेटे हैं. सो यू सी टू डिफरेंट प्रोफाइल्स वन अगेंस्ट द अदर एंड बस वो मज़ा आता है देखने में. जो उनकी इंटरेक्शंस हैं, कॉफ़ी का एक मग शेयर करें, आपस में जो बात करें, एक ईज़ है. नेचुरली दे आर फादर एंड सन, बट द सिमिलैरिटीज़ in some of their expressions, in some of the ways that they speak, that is also a lot of fun to watch in Meem Se Mohabbat. जब तलहा को पता चलता है कि रोशी की शादी हो रही है, कैसे एकदम से आंखें दुखी हो जाती हैं, मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, एक शक्ल पे सैडनेस है, होपलेसनेस है. आई वुड कॉल इट होपलेसनेस. तलहा की शक्ल अक्सर होपलेस होती है और अब रोशी की शादी का सुन के और होपलेस हुई है. वो अपने दुख को छुपा नहीं पा रहा. So much meaning in these expressions. कभी कभी डायलॉग्स बात करते हैं, कभी कभी एक्सप्रेशंस बात करते हैं और अहद रज़ा मीर के एक्सप्रेशंस तो बहुत बात करते हैं. His eyes talk, his expressions talk out to you. Nana Neer is also doing a fine job as Roshi. And हाँ, वो सलीका पुप्पो का टेंजेंट चल रहा है, जहाँ चाह रहे हैं वो कि वो घर के काम करने लगे. ठीक है, सही है. Not really interesting compared to the actual plot. Let's see where the story goes from here. 4 out of 5 to Meem Se Mohabbat. लास्टली लेट्स टॉक अबाउट ए इश्क जुनून, जो एकदम से स्पीड अप करता है और फिर एकदम से स्लो डाउन कर जाता है. तो अब थोड़े स्लो डाउन एपिसोड्स थे जहाँ हमने देखा माहीन जो है वो रिग्रेट करिए, राहीम की से मंगनी तोड़ना, बार बार लंबे लंबे सीन्स आ रहे हैं जहाँ माहीन रिग्रेट कर रही है और अब माहीन फाइनली जा रही बाहर. राइट, शी इज़ एक्सेप्टेड कि भाई राहिम हैज़ चेंज एंड आई डिड नॉट अप्रिशिएट हिम, आई डिड नॉट वैल्यू हिज लव, और जो हुआ बस ठीक है, आई डिज़र्व्ड इट क्योंकि मैंने राहिम को ऐसे ट्रीट किया. तो अब माहीन जा रही है. उससे पहले माहीन के लंबे लंबे रोने वाले पार्ट्स जहाँ म्यूज़िक चल रही है, रियली आई थिंक ऑल ऑफ अस फॉरवर्डेड थ्रू देम. इवन दो Mahinur Haider look beautiful, but ठीक है, and she's a good actress, but वो scenes unimportant थे, वो खींचने के लिए थे. Also ऐश के जुनून के डायलॉग्स जो होते हैं वो ओवरली ड्रामाई होते हैं, हमेशा ही होते हैं. राहिम ग्रीन फ्लैग है तो इतना अच्छा है कि ऐसी ऐसी बातें करता है. एमन जो है वो एक अच्छी लड़की है, दिल की अच्छी है, हीरोइन है आपकी, तो वो ऐसी बातें करती है, मतलब बिल्कुल दुनिया से अलग डायलॉग्स होते हैं. तो ये मुझे हमेशा ऐश के जुनून में प्रॉब्लम होती है. तो अब क्या हुआ, माहीन ने राहिम से बात की, राहिम ने कहा कि अब तुम मुझे भूल जाओ, तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की और अब हम दोस्त नहीं हैं. एंड इमन जो थी वो इनसिक्योर फील कर रही थी राहिम के बारे में, तो राहिम ने उसे अश्योर किया कि नहीं, मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ. होटल स्टाफ बात कर रहे थे आपस में, तो इमन ने सुना, बहुत ही बेकार पैथेटिक कॉन्वर्सेशन होटल स्टाफ से. दिस इज़ अ 5-star होटल एंड लुक एट द स्टाफ. एमन निखर गई सर राहिम से मिलने के बाद, हमारी तरह की तो थी. और माहीन और राहिम के रिलेशनशिप को कहते हैं कि ये तो चांद और सूरज की जोड़ी थी. आई मीन कम ऑन, हुज राइटिंग दीज डायलॉग्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. मज़ा नहीं आता, यू नो, कहीं कहीं वो फिर मज़ा ख़राब हो जाता है. इतनी अच्छी कहानी है जिसमें डायलॉग्स की वजह से कहानी ख़राब हो जाती है. अच्छा, जब क्योंकि शहरोज़ विलन है ना, शायद विलन के साथ ये ज़्यादा कोशिश नहीं की गई कि उसे फ्लावरी डायलॉग्स में ले जाएं, इसीलिए शहरोज़ का सीन आपको इम्पैक्टफुल लगता है क्योंकि वो मज़ेदार डायलॉग्स होते हैं. तो वो कहती है एमन के मैं मरते दम तक राहिम को नहीं छोड़ूंगी, तो वो कहते हैं मरते दम तक नहीं, और अगर राहिम को कुछ हो जाए तो जगह जगह वो थ्रेटन कर रहा है. और कहती है एमन, डरने की बारी तुम्हारी है शहरोज़. और फिर कहती है कि मैं अगर कुछ भी बोल दूँ अंकल के सामने तो सब सच जाहिर हो जाएगा उस रात का. अब शहरोज़ डर रहा है या शहरोज़ चुप है और स्कीम कर रहा है. अच्छा, और राहिम जो है वो तरीके ढूंढ रहा है कि किस तरह वो सच को सामने लाए. जमाल के पास गया, उससे कहे मैं तुम्हें छुड़ा रहा हूँ जेल से, लेकिन जब मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा तो ये कंडीशन होगी कि तुम कहोगे कि तुमने असली मुजरिम को छुपाने के लिए मेरा ख़ुद कन्फेस किया था. तो ये एक प्लान इन मोशन है. उसके बाद वो जो शम्सी है जिसने एमन पे शूट किया था, उसके घर पहुंच गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उससे कन्फेस भी कराएगा. तो राहिम उसके शहरोज़ के दोस्तों के पास चला गया और कहा कि तुम्हें शहरोज़ के ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़ेगी, और दोस्तों ने शहरोज़ को बता दिया. अगेन शहरोज़ कैन सेंस डेंजर एंड शहरोज़ इज़ गोइंग टू अटैक. अब वो सोच रहा है कि क्या करूं, उसे गुस्सा आ रहा है, वो अटैक करना चाहता है, वो मर्डर भी कर सकता है. हमें पता है कि वो अपने हक़ के लिए कहता है कि मैं अपने हक़ के लिए ही तो कर रहा था, तो वो मर्डर भी कर सकता है, वो गलत काम भी कर सकता है. तो वो उसी की एक बिल्डअप हो रहा है इस वक्त. तो
you see all that's happening, you know that the next couple of episodes can be very interesting, but so far इतना ही हुआ कि राहिम अपनी स्कीमिंग में थोड़े आगे बढ़ा, स्कीमिंग क्या, राहिम अपने प्लान्स में थोड़े आगे बढ़ा, सच को वो सामने लाना चाहता है। एमन जो है वो अब शहरोज़ से डर रही नहीं है, लेकिन उसे डरना चाहिए शायद, क्योंकि शहरोज़ कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और जब वो करेगा शायद ड्रामा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। इसलिए भी क्योंकि जब शहरोज़ बोलता है तो उसके डायलॉग्स इतने फ्लावरी नहीं होते, तो आपको मज़ा थोड़ा और आ जाता है। And that's all that happened. In 2 episodes, that's all that happened. We could have gotten so much more. I expect so much more when I watch 2 episodes of Aish Ke Junoon in a week. Actors are again all performing very well. I don't know why Irsa Ghazal is constantly clutching her stomach in Aish Ke Junoon. लेकिन खैर ये बात तो शुरू से ही हम कर रहे हैं कि आफिया जो है वो हर वक्त अपने पेट पे क्यों हाथ रखी रहती है। But good performances. Wish the story was better, wish the dialogues were better, and I wish जो side characters थे ना उन पे भी जोर दिया जाता है। जो एक अच्छा ड्रामा होता है उसमें जो छोटा सा रोल भी होता है, 2 मिनट का रोल भी किसी का होता है, तो उसमें परफॉर्मर्स अच्छे लिए जाते हैं। जैसे ये जो होटल स्टाफ थी, ये कौन एक्टर्स थे जिनको बोलने का तरीका नहीं आता था, जिन्हें ऐसे ही कहा था कि तुम ये 3 डायलॉग बोल दो, कोई बात नहीं, कैसे भी बोल दो। इससे ना कहानी की एक जो सोफिस्टिकेशन होती है ड्रामे की, या जो एक उसकी ट्रीटमेंट होती है, वो वीक पड़ जाती है। I wish that could have been ironed out. I'm looking forward to seeing Aish Ke Junoon. I have to say that I'm hooked to it right now, especially because I want to see कि क्या होगा, शहरोज़ किस तरह अटैक करेगा और फिर किस तरह राहिम एमन को बचाएगा। 2 out of 5 to Aish Ke Junoon. That's it for this time's drama meter. Till next time, when I think we'll be also talking about Dil Wali Gali Mein और रिश्ती चाशनी. That'll be interesting. Till next time.